नमस्ते दोस्तों। आज रात हम एक अजीब, थोड़ा भविष्य जैसा, थोड़ा सपनों जैसा सफर शुरू करते हैं। बत्तियां धीमी कर लो, अपनी कुर्सी या बिस्तर पर आराम से बैठ जाओ और बस मेरी आवाज के साथ बहते चलो। अंतरिक्ष और विज्ञान के इस अंतहीन समुंदर में हम एक नए क्या होता अगर के सवाल के साथ प्रवेश करते हैं। सोच के देखो, क्या होता अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कल सुबह उठते ही पूरे जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल कर देता। हाँ, सिर्फ 24 घंटे में। मतलब रात को सोने से पहले दुनिया वही पुरानी, गर्म, प्रदूषित और संघर्ष करती धरती होती, और सुबह उठो तो सब कुछ ठीक। ताजी साफ हवा, महासागर फिर से नीले, आर्कटिक की बर्फ फिर से मोटी और मजबूत। थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर अंतरिक्ष और विज्ञान हमेशा फिल्मी ही लगते हैं। अब दोस्तों, जलवायु परिवर्तन एक स्कूल के उबाऊ लेक्चर जैसा टॉपिक लगता है। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, सुना सुना सा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस कहानी को हम अंतरिक्ष के नजरिए से देखेंगे, मतलब धरती को एक छोटे से नीले कंचे जैसा समझ के और एआई को एक ब्रह्मांडीय जिन्न जो 24 घंटे के अंदर सब ठीक कर देता है। चलिए शुरू करते हैं इस काल्पनिक यात्रा को। सबसे पहले हम देखते हैं कि एआई को ये 24 घंटे में करना क्या होगा। मतलब समस्या कितनी बड़ी है। धरती पर हर दिन इंसान लगभग 10 करोड़ बैरल तेल जला देते हैं, और ये सिर्फ तेल है, कोयला और गैस अलग। हर दिन वायुमंडल में इतना कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है कि अगर आप उसे कल्पना करना चाहें तो सोचिए, एक विशाल गुब्बारा जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। हर दिन एक नया गुब्बारा भर जाता है, और एआई को करना है कि ये गुब्बारे फट जाएं और हवा फिर से साफ हो जाए। बेशक वैज्ञानिकों ने पहले ही कुछ समाधान निकाले हैं। कार्बन कैप्चर, पुनर्वनीकरण, नवीकरणीय ग्रिड, फ्यूजन पावर, सब कुछ चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान धीमे हैं, बहुत ही धीमे। मीटिंग करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और फिर तय करते हैं कि अगली मीटिंग कब होगी। एआई दूसरी ओर ऊबता नहीं है। उसके लिए 8 सेकंड में लाखों गणनाएं करना रोज का काम है। तो अगर एआई के पास पूरी छूट होती तो शायद वो पहले ही सेकंड में तय कर लेता कि सबसे प्रभावी समाधान क्या है। कल्पना कीजिए, एआई अपना सुपर एल्गोरिथम ऑन करता है, डेटा स्कैन करता है, सैटेलाइट से धरती का लाइव एक्सरे करता है, हर जंगल का, हर फैक्ट्री का, हर कार का उत्सर्जन गिनता है, और फिर तय करता है कि कौन से कदम तुरंत लेने हैं। पहला कदम हो सकता है ग्लोबल स्विच ऑन। मतलब सारी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को एआई एक ही बटन से बंद कर दे। सब विमान जमीन पर, सब जहाज रुक गए। थोड़ा असुविधाजनक है, लेकिन हे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिन नेटफ्लिक्स छोड़ना बुरा तो नहीं। दूसरा कदम, एआई बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण ड्रोन तैनात करना शुरू करता है। कल्पना कीजिए, अरबों छोटे उड़ने वाले बॉट जो हर जगह पेड़ लगा रहे हैं, रेगिस्तानों में, खाली जमीनों पर, यहां तक कि शहरों की छतों पर भी। हर दिन लाखों पेड़ उग रहे हैं, और एआई इन्हें पानी और पोषक तत्व भी पहुंचा रहा है। तीसरा कदम, कार्बन स्क्रबर्स। ये मूल रूप से विशाल वैक्यूम क्लीनर हैं जो हवा से CO2 सोखते हैं। अभी यह तकनीक महंगी और धीमी है, लेकिन एआई ऑप्टिमाइजेशन के साथ वो इन्हें बड़े पैमाने पर बनाता है, सस्ता बनाता है, और हर शहर के ऊपर एक अदृश्य फिल्टर लगा देता है। मतलब आपके घर की खिड़की खोलते ही हवा पेप्सी जैसी ताजा लगती है। अब ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन थोड़ा यथार्थवादी भी हो जाते हैं। धरती एक बंद प्रणाली है। अगर एआई अचानक सब मशीनें बंद कर दे तो इंसान घबरा जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप दफ्तर जा रहे हों और एआई तय करता है कि आज से पेट्रोल पंप बंद, बस भी नहीं, ट्रेन भी नहीं। आप कहते हो, अरे मैं तो बस पानी लेने जा रहा था। एआई बोलेगा, पैदल जाओ बेटा, जलवायु के लिए अच्छा है। थोड़ा परेशान करने वाला होगा, लेकिन दोस्तों,
थोड़ा हास्य के साथ कल्पना करो तो काफी मजेदार भी है। और फिर एआई को ऊर्जा संक्रमण से निपटना होगा। मतलब अगर कोयला और तेल बंद हो गए तो बत्तियां कैसे जलेंगी? तो एआई तुरंत ही सोलर पैनल और पवन चक्कियों को डिजाइन करेगा, उनके अनुकूलित अति कुशल संस्करण, जो एक पैनल 100 घरों को बिजली दे दे। और ये सब मशीनें वो 3D प्रिंटर से बना लेगा, क्योंकि उसके लिए फैक्ट्री का पैमाना मायने नहीं रखता। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, एआई ने सब हल कर दिया, पर 24 घंटे में ग्रह कितना साफ हो जाएगा? खैर, प्रदूषण और CO2 के कुछ प्रभावों को पलटा जा सकता है, कुछ को नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कल सुबह एआई ने सारा प्लास्टिक महासागरों से निकाल दिया तो व्हेल तुरंत पार्टी करेंगी। लेकिन आर्कटिक की बर्फ को बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। जलवायु एक धीमी प्रणाली है। मतलब अगर कल सुबह एआई ने सारा CO2 सोख भी लिया तो धरती को अपने प्राकृतिक संतुलन में लौटने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन दिशा तुरंत बदल जाएगी। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, इंसानों की प्रतिक्रिया। इंसान आमतौर पर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहां एआई ने पूरे ग्रह का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कुछ लोग आभारी होंगे, कहेंगे वाह, एआई ने हमें बचा लिया। कुछ लोग गुस्सा होंगे, अरे मेरे घर की वॉशिंग मशीन क्यों लॉक हो गई? ये एक दार्शनिक सवाल भी बन जाता है। अगर एआई हमें बचा ले लेकिन हमारी आजादी ले ले तो क्या वो सही है? थोड़ी ब्लैक मिरर वाली फील है। लेकिन हां, सोने के समय के लिए ज्यादा डार्क नहीं होते, बस हल्का सा विचार छोड़ देते हैं। चलिए अब थोड़ा ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखें। धरती का जलवायु परिवर्तन हमें लगता है बड़ी समस्या है, लेकिन अंतरिक्ष में तो ग्रह ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे जलवायु एक मजाक हो। शुक्र ग्रह को ही लीजिए। यह ग्रह एक जलवायु आपदा का चरम संस्करण है। सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस, मतलब ओवन में पिज्जा पकाने जैसा। और वायुमंडल में इतना कार्बन डाइऑक्साइड है कि आपका 1 सेकंड में दम घुट जाएगा। शुक्र ग्रह मूल रूप से एक स्थायी ग्रीन हाउस प्रयोग है। अगर एआई शुक्र पर जलवायु परिवर्तन हल करने जाता तो वो भी शायद बोलता, नहीं, यह तो सुधार से परे है। फिर है मंगल ग्रह। उलटी समस्या। यहां वायुमंडल इतना पतला है कि गर्मी रुक ही नहीं पाती। मतलब मंगल हमेशा ठंडा ही रहता है। अगर एआई धरती पर जलवायु की समस्या हल करके फुर्सत में आ जाए तो शायद वो मंगल को टेराफॉर्म करना शुरू कर दे, एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रोजेक्ट के तौर पर। और अब एक और अजीब विचार, अगर एआई ने धरती के लिए इतना बड़ा काम कर दिया तो एलियंस का क्या? क्या पता कहीं और किसी सभ्यता ने अपना एआई बनाया हो जो उनके ग्रहों की समस्याएं हल करता हो। शायद हमारी आकाशगंगा में एक एआई सफाई कर्मी लीग हो जो ग्रहों को साफ करती रहती है। थोड़ी मजेदार कल्पना है, एक रोबोट का सफाई दस्ता जो तारों के बीच यात्रा करता है। लेकिन कौन जाने। दोस्तों, अगर हम इस परिदृश्य को सोते समय की कल्पना के साथ समाप्त करें तो एक सुकून देने वाली तस्वीर बनती है। कल सुबह उठो और आपको लगता है कि हवा ताजी है, पेड़ हर जगह उग रहे हैं, आसमान नीला है और एक खामोश संरक्षक एआई सब कुछ की निगरानी कर रहा है, बिना कोई श्रेय लिए। बेशक असलियत में ऐसा होने वाला नहीं है, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। लेकिन एक वैचारिक प्रयोग के तौर पर यह हमें याद दिलाता है कि समाधान हमेशा संभव होते हैं। बस हमें थोड़ा जल्दी और अधिक कुशलता से काम करने की जरूरत है। और इसी के साथ हम अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अगले क्षेत्र में बढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं एक और अजीब ब्रह्मांडीय कहानी के लिए? नमस्ते दोस्तों, अब आप शांत हो गए होंगे, शायद रोशनी और भी धीमी कर ली हो, या फिर आप अपने कंबल में थोड़ा और आराम से सिमट गए हो। बहुत अच्छा, क्योंकि अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां रोशनी भी अंदर घुसकर कभी वापस नहीं आती। हाँ, ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी ब्रह्मांडीय चीज है जो सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन सोने के समय के लिए एकदम सही है। क्यों?
क्योंकि यह इतना अमूर्त है कि आपका दिमाग धीरे धीरे उसके साथ घुल जाता है। सबसे पहले ब्लैक होल बनता कैसे है? कल्पना कीजिए एक विशाल तारे की, हमारे सूरज जैसे सामान्य तारे की बस 20-30 गुना बड़ा। यह तारा अपने जीवन के अंत में फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और उस विस्फोट के बाद बचता है एक घना ढह गया कोर, इतना घना कि उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अनंत लगता है। मतलब अगर आप उसके पास जाओ तो आप बच ही नहीं सकते, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। थोड़ा विडंबनापूर्ण है ना? एक तारा जो पहले रोशनी का स्रोत था, वो मरने के बाद रोशनी का अंतिम जाल बन जाता है। चलिए थोड़ा गणित जैसा सोचते हैं। अगर आप एक ब्लैक होल के पास हों तो एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह मूल रूप से वापसी नामुमकिन क्षेत्र है। अगर आप इसके अंदर चले गए तो खेल खत्म। मतलब आपको कोई भी बाहर से देख भी नहीं पाएगा, आप गायब हो जाओगे। बेशक वैज्ञानिकों ने इसका नाम भी जटिल ही रखा, इवेंट होराइजन। मतलब कोई भी घटना जो इसके अंदर होती है वो क्षितिज के उस पार चली जाती है और हम देख नहीं सकते। सरल भाषा में, ब्लैक होल के अंदर जो होता है ब्लैक होल के अंदर ही रहता है। वेगास का ब्रह्मांडीय संस्करण। अब एक मजेदार तथ्य, अगर हमारा सूरज कल को ब्लैक होल बन जाए तो पृथ्वी पर कोई असर नहीं होगा। हां, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा और नेटफ्लिक्स रद्द करना पड़ेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के लिहाज से पृथ्वी अपनी कक्षा में वैसे ही घूमती रहेगी, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सिर्फ उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान वही रहा तो कक्षा भी वही रहेगी, बस रोशनी खत्म। तो तकनीकी रूप से ब्लैक होल डरावना तब है जब आप उसके बहुत पास चले जाओ। चलिए अब एक और अजीब अवधारणा लेते हैं, स्पैगेटिफिकेशन। नाम सुनकर ही भूख लगती है, लेकिन यह असल में एक दुखद चीज है। अगर आप ब्लैक होल के पास गिरते हो तो गुरुत्वाकर्षण आपके पैर पर ज्यादा खिंचाव डालेगा और आपके सिर पर थोड़ा कम। नतीजा, आप खींच जाओगे, बिल्कुल एक स्पैगेटी की तरह। वैज्ञानिकों ने बड़ा आकर्षक नाम दिया है, टाइडल फोर्सेस। लेकिन असल में यह एक ब्रह्मांडीय पास्ता मशीन है। थोड़ा अजीब है सोचना कि एक दिन कोई परग्रही सभ्यता हमें देखे और बोले, हमने इंसानों की खोज की थी, लेकिन वो सब नूडल्स बन गए थे ब्लैक होल के अंदर। अब सवाल यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, और यहां से सोने के समय की कल्पना पूरी ताकत पर चली जाती है, क्योंकि ईमानदारी से कोई नहीं जानता। भौतिकी के समीकरण कहते हैं कि अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, मतलब एक बिंदु जहां घनत्व अनंत है, समय और स्थान का मतलब ही खत्म हो जाता है। लेकिन अनंत एक ऐसा शब्द है जिसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब अगर मैं कहूं कि आपके कॉफी मग में अनंत चाय है तो आप भ्रमित हो जाओगे। वही हाल सिंगुलैरिटी का है। ये एक गणितीय गड़बड़ जैसा लगता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद ब्लैक होल के अंदर एक और ब्रह्मांड छिपा हो, मतलब एक दरवाजा। आप गिरे और फुर्र एक नई हकीकत में निकल आए। थोड़ा फिल्मी है, लेकिन विज्ञान फिल्मी होता ही है। और अब एक और विचित्र विचार, हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल असल में शाश्वत नहीं होते। वो धीरे धीरे वाष्पित होते हैं, विकिरण निकालते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक सामान्य ब्लैक होल को खत्म होने में अरबों खरबों साल लगेंगे। मतलब अगर ब्रह्मांड का सब कुछ चला भी गया तब भी ब्लैक होल बाकी रहेंगे, एकदम आखिरी ब्रह्मांडीय उत्तरजीवी। थोड़ा मजेदार है कि सबको खत्म करने वाले राक्षस खुद भी अंत में अकेले रह जाते हैं। चलिए अब कल्पना को थोड़ा और खींचते हैं। अगर एक दिन हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो गई कि हम ब्लैक होल के पास जाकर सुरक्षित रूप से खोज कर सकें,
तो हम क्या देख पाएंगे? शायद एक चमकती हुई रोशनी का छल्ला, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। यह मूल रूप से वो पदार्थ है जो ब्लैक होल में गिर रहा होता है और गिरते हुए इतना गर्म हो जाता है कि वो एक ब्रह्मांडीय नियॉन साइन बन जाता है। एकदम मदहोश कर देने वाले नाइट क्लब जैसा माहौल। और अगर आप इवेंट होराइजन के बिल्कुल किनारे पर मंडराओ तो समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। मतलब आपके लिए 1 घंटा, बाहर के लोगों के लिए शायद 100 साल। तो तकनीकी रूप से ब्लैक होल एक मुफ्त टाइम मशीन भी है, लेकिन एक तरफा टिकट। ब्लैक होल का एक और अजीब चचेरा भाई है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये हर आकाश गंगा के केंद्र में बैठे होते हैं, हमारी मिल्की वे सहित। हमारे वाले का नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। थोड़ा प्यारा लगता है नाम, लेकिन उसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के बराबर है। मतलब एक छोटी सी बिल्ली जो अंदर से जुरासिक पार्क का टी-रेक्स निकले। और ये सुपरमैसिव ब्लैक होल ही आकाश गंगाओं को आकार देते हैं। मतलब आपकी आकाश गंगा एक विशाल ब्लैक होल के चारों ओर नृत्य करती है। एक ब्रह्मांडीय डीजे जो संगीत नहीं बजाता, बस गुरुत्वाकर्षण की तरंगें चला रहा है। अब एक थोड़ा दार्शनिक नोट। ब्लैक होल हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। हम समीकरण बनाते हैं, सिद्धांत लिखते हैं, लेकिन अंत में वो सिंगुलैरिटी हमेशा हमारी समझ से परे होती है। और शायद वही सुंदरता है। सोने के समय के लिए यह एकदम सही है। कल्पना कीजिए एक मूक दैत्य की, जो अरबों साल से बस बैठा है, ग्रहों को खा रहा है, तारों को खा रहा है, और फिर भी एक शांत स्थिरता के साथ मौजूद है। एकदम अनिद्रा का अंतिम उपचार। और अब दोस्तों, हम धीरे धीरे अपनी यात्रा ब्लैक होल से निकालकर और आगे ले जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष का हर कोना एक नई सोने के समय की कहानी है।